जी, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है अभी? जी सर, आ रही है। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमने फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया व्हिच वाज़ बेसिकली आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स। उसके अंदर हमने प्रॉब्लम की डेफिनेशन देखी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखा। हमने स्टेप 2 के अंदर आइडेंटिफाइंग द डिसीजन क्राइटेरिया, हमने ये देखा कि अगर हमने कोई बिज़नेस खोलना है या कोई ऐसा डिसीजन लेना है, यहाँ पे खास तौर पर बिज़नेस की बात की गई है, तो उसके अंदर यहाँ पे 3 क्राइटेरिया को डिस्कस किया गया है। द कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मच विल बी द चांसेस टू फेल्योर दैट एंटिटी या द रिस्क लाइकली टू बी इनकर्ड, क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या-क्या खतरे हो सकते हैं, एंड देन फाइनली द आउटकम्स, द डिजायर्ड आउटकम्स। ग्रोथ क्या होगी फर्म की, कितना आगे बढ़ेगी, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम जो है वो जा सकती है। तो ये हमने 2 स्टेप्स अभी फिलहाल क्लियर किए। नाउ स्टेप नंबर 3 इज एलोकेटिंग द वेट टू द क्राइटेरिया। ये जो 3 क्राइटेरिया आपको यहाँ पे नज़र आए हैं, इन 3 क्राइटेरिया को आप वेट कर सकते हैं कि फर्स्ट करो कि आप ये बोलें कि मुझे ऐसा बिज़नेस खोलना है जिसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो और चांसेस ऑफ फेल्योर भी बहुत कम हो और ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, तो मैं जो है तब ये बिज़नेस खोलूँगा। या देखिए इसमें से कहीं न कहीं आपको जो है वो होगा, जैसे जहाँ पे चांस ऑफ फेल्योर ज़्यादा होंगे, वहाँ पर हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट कम हो। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर चांस ऑफ फेल्योर हो सकता है कि कम हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देख कर इसका आप जो है क्राइटेरिया जो होगा उसका वेट एलोकेट करेंगे। तो अगली एग्जांपल जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ बताई गई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो डिसीजन क्राइटेरिया आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी जितने भी उसके अंदर क्राइटेरियाज हैं, हर क्राइटेरिया का वेट एक जैसा नहीं होगा। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ कम इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ बिलो एवरेज होंगे, कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और कुछ बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट होंगे। तो assigning a weight to each item places the items in correct priority या order of their importance in the decision making process। तो आप क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटाइज कर देंगे। जो भी आपका क्राइटेरिया है कि ये नंबर 1 पर है जी, सबसे टॉप प्रायोरिटी मेरी ये है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे है, नंबर 5 पे है। दीज आर दी 5 क्राइटेरिया और इसमें नंबर 1 ये है और सबसे आखिरी ये है। इसको सामने रखकर मुझे डिसीजन लेना है। देन वी हैव द क्राइटेरिया एंड वेट। जैसे कि क्राइटेरिया एंड वेट फॉर कंप्यूटर रिप्लेसमेंट डिसीजन, कि आप कंप्यूटर को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको क्या चीजें देखनी है। क्राइटेरिया देखना है जी, मेमोरी एंड स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, बैटरी लाइफ कितनी होगी, कैरिंग वेट कितना होगा, वारंटी कितनी है, एंड डिस्प्ले क्वालिटी क्या है। तो इसमें सबसे इसको प्रायोरिटाइज किया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए जो है वो है मेमोरी और स्टोरेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कंप्यूटर अगर आप रिप्लेस करेंगे तो ये नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2 पे बैटरी ज्यादा देर चलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बैटरी जो है वो जल्दी खत्म हो जाए। उसका वेट बहुत कम हो, जो लैपटॉप या इस तरह वो वेट बहुत कम हो ताकि आसानी से जो है वो आप ले सके जा सकें। इसी तरह वारंटी होनी चाहिए उसकी, तो वारंटी की जो है, और उसके बाद डिस्प्ले दिखने में जो है वो कैसा है, मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट क्या है। तो जो जैसे आप इसको देख रहे हैं, तो ये वो क्राइटेरियाज हैं और इसके सामने जो है इसके वेटेज हैं जिसको सामने रखकर इन्होंने डिसाइड करना होगा। कोई सवाल अगर आपका है इस पे या पिछली स्लाइड्स पर तो आप पूछ लें, फिर हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। नहीं सर, अभी तक तो सर क्लियर है इस एग्जाम्पल से। Okay, जी, तो then moving towards the next slide, which is step number 4. Step number 4 is developing alternatives. तो जो क्राइटेरियाज आपने बनाए हैं, उन क्राइटेरियाज को सामने रखते हुए आपने जो भी फर्ज करो 10 कंप्यूटर हैं, तो उस 10 कंप्यूटर के अल्टरनेटिव बनाने हैं जी। ये
पहले को के ऊपर वो सारे क्राइटेरिया फिल करें, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, चौथे के ऊपर। तो आइडेंटिफाइंग द वाइबल अल्टरनेटिव्स के कौन से अल्टरनेटिव हो सकते हैं। अल्टरनेटिव आर लिस्टेड विदाउट इवैल्यूएशन दैट कैन बी रिजॉल्व द प्रॉब्लम। यानी आप 4, 5, 6 जो है वो आप अल्टरनेटिव सोच लें अपने पास कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी ये। तो वो 4-5 जो भी हैं उनको सामने रखें और उसके बाद अभी इवैल्यूएशन आपने नहीं की है। अभी फिलहाल आपने अल्टरनेटिव जो है वो ढूँढे हैं और उसके बाद इवैल्यूएशन अभी तक नहीं हुई है। तो अब अल्टरनेटिव जो है वो क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है या कोई और चीज़ हो सकती है। तो उसको सामने रखते हुए आप ये करेंगे। इसी तरह अगर बिज़नेस ओपन करने के लिए जा रहे हैं, तो आप जो है फूड का बिज़नेस ओपन ओपन करने का आपका एक हो सकता है। फिर आप जो है कोई ऑनलाइन जो है वो सेलिंग की तरफ आप जा सकते हैं। आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस डिज़ाइन कर सकते हैं। जो आपकी एक्सपर्टीज़ होंगी उसके सामने रखते हुए आपने इस तरह 3 से 4 जो है अल्टरनेटिव आपने बनाने हैं। तो आपने वो अल्टरनेटिव बना लिए, उसके बाद स्टेप नंबर 5 पे चले जाएँगे जिसके अंदर एनालाइज़िंग द अल्टरनेटिव। अब आप उन अल्टरनेटिव को एनालाइज़ करेंगे। कैसे जी? अप्रेजिंग ईच अल्टरनेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। हर अल्टरनेटिव की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आप एनालाइज करेंगे। तो एन अल्टरनेटिव appraisal is based on its ability to resolve the issue identified in step number 2 and 3। यानी ये जो वीकनेस और स्ट्रेंथ उसकी होगी, वो जो स्टेप नंबर 2 और 3 में प्रॉब्लम बताया गया है, उस 2 और 3 के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की जो कैपेसिटी है उसकी बेसिस पर ये फैसला होगा कि ये जो है कितना अच्छा है या कितना बुरा है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि हमने लैपटॉप असेस द वैल्यू ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर यूजिंग डिसीजन क्राइटेरिया। ये जो डिसीजन का क्राइटेरिया हमने बनाया था जिसमें मेमोरी स्टोरेज था, बैटरी लाइफ थी, कैरिंग वेट था, वारंटी थी और डिस्प्ले क्वालिटी थी। अब जो है जी इस आपके पास ये बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके आपके पास लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, जिसमें तोशिबा है, डेल है, एचपी है, एप्पल है, सोनी है, गैट वे है, तोशिबा है और फिर उसके बाद हमारे पास ये है लिनोवो। तो ये वो ब्रांड हैं जो कि अल्टरनेटिव जिसकी हमने बात की थी, अल्टरनेट हमने डेवलप किए। ये सारे अल्टरनेटिव हैं जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब हमने क्या किया है कि इन सारे अल्टरनेटिव को जो है हमने सामने रखा और फिर इन अल्टरनेटिव को जो है वो हमने मार्क्स असाइन किए सबको। तो जैसा कि तोशिबा को हमने देखा तो तोशिबा में सबसे पहला वाला जो था उसमें मेमोरी और स्टोरेज को आपने 10 के 10 ही दे दिए। आपने बैटरी लाइफ को 3 दे दिए। आपने इसकी जो कैरिंग वेट है उसको 10 दे दिए, वारंटी वाले को 8 दे दिए और इसी तरह डिस्प्ले क्वालिटी को 5 दे दिए। तो ये 10 के ऊपर जो है इन्होंने ये वेटेज जो है शायद बनाया है। अब जब ये इन्होंने दे दिया तो फिर उसके बाद फिर दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर 5वें को, फिर छठे को, इस तरह सबको जो है उन्होंने ये वेटेज दिया है। अब ये वेटेज जो है जो उन्होंने दिया है, ये वेटेज आउट ऑफ 10 होगा। तो आउट ऑफ 10 में से आपने हर एक को उसका वेटेज दिया कि इसका इतना होगा, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना और फिर फाइनली आपने उसे टोटल जो है वो किया। जब आप टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें से किसको हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो आपके नज़दीक इसमें से कौन-सा ऐसा है जिसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं? कैलकुलेशन कोई कर सकता है इसकी? जल्दी-जल्दी करके बता दें कौन-सा जो है बेस्ट ऑप्शन है इसमें से? जल्दी कैलकुलेट करें, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कि ओके सर, कर रहा हूँ। जल्दी-जल्दी से 2-4 को जो है वो कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट वाले के जो है वो 10, 13, 23, 31 और ये 36 पहले वाले के 36 हो रहे हैं। इसी तरह दूसरे को, तीसरे को और बाकी सबको भी जो है वो आप लोग करें।
36 फिर 8 15 22 30 37 हो रहे हैं दूसरे के, एक बढ़ गया 8 5 13 20 30 40। तो ये जो है थर्ड नंबर पे जो है ये 40 तक पहुंच गया है, जो कि एचपी का है। इसी तरह 7 और 8 15 7 22 8 30 37 ये कम हो गया। तो अभी तक तो एचपी जो सर थर्ड चल रहा सर थर्ड वन जो एचपी का है उसी के हैं इन है, सब एचपी सबसे कंपैरिजन टॉप पे के। चल रहा है। जी सर, मैंने अभी कैलकुलेट करा है। ओके, तो एचपी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कौन सा है? नंबर 2 पे कोई नंबर आपने कैलकुलेट किया है? सर मैंने नंबर वन का भी मैक्सिमम का निकाल लिया। मैक्सिमम में ये एचपी आ रहा है, दूसरे पर जो है वो मैं अभी अच्छा चलें, कोई बात नहीं, तो हम इसी को लेके, तो इसका मतलब ये है सर कि हम दूसरा इन सब। तोशिबा तोशिबा के रेट तो ज्यादा है, उसके उस पर आ रहा है, सेकंड फ्लोर पर उस पर आ अच्छा, सबसे टॉप पे जो नंबर 1 पे है, या सबसे नीचे से सेकंड नंबर पे जो है? सेकंड नंबर पर। अच्छा, नीचे से सेकंड वाला जो है, ठीक है। जी तो सेकंड अल्टरनेट हमारे पास ये है। तो अब हम इसी क्राइटेरिया को सामने रखते हुए, ये डिसीजन मेकिंग का तरीका कार है, इसको सामने रखते हुए हमने डिसाइड किया कि भाई हम एचपी की तरफ जाएंगे जी। एचपी हमारे लिए, हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको एचपी जो है वो मीट करता है। तो आप उसको सामने रखते हुए आप ऊपर जो क्राइटेरिया है, जैसे मेमोरी है या ये है, ये क्राइटेरिया आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आपको जो, लेकिन जो भी क्राइटेरिया बनाए हैं, वो तमाम जो आपके ब्रांड है, सब ब्रांड्स के ऊपर वो क्राइटेरिया आप इम्प्लीमेंट करें उसी तरह। तभी जो है, ताकि सबको इक्वल चांस मिलेगा सेलेक्ट होने का। तो ये इसका तरीकाकार है वेटेज देने का, और फिर वेटेज के बाद उसे एनालाइज करने का। ये एनालाइज हो गया, आपने देख लिया जी कि ये किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें से सेलेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव को, जिसके हाईएस्ट वेट होगा, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो किसका आया है? एचपी का। तो हम क्या करेंगे, एचपी को सेलेक्ट करेंगे, और एचपी को सेलेक्ट करने के बाद हम एचपी को इम्प्लीमेंट करेंगे। उस अल्टरनेट को इम्प्लीमेंट करने का मतलब है हम उसे परचेज कर लेंगे। ठीक है जी, हमने उसे परचेज कर लिया। इसी तरह अगर कोई बिजनेस होता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती, तो फिर हम क्या करते हैं, वो बिजनेस को लॉन्च कर देते हैं। और उसी फर्ज करो कि हम फूड का बिजनेस कर रहे थे, तो यानी हमारे जो सबसे टॉप स्कोर आए वो फूड के बिजनेस के थे। हमने फूड का बिजनेस देखा, हमने जो है वो ऑनलाइन सेलिंग देखी, हमने जो है सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी देखी। तो ये 3 अल्टरनेटिव में से हमें फूड का बिजनेस सबसे अच्छा लगा। तो हम जो है फूड के बिजनेस को क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। तो पुटिंग द chosen alternative into action, conveying the decision to and gain commitment from those who will carry out the decisions। ठीक है। अब इसका सवाल ये पैदा होता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है करेगा कौन, और जो भी करेगा वो कमिटेड होनी चाहिए, ताकि वो जो डिसीजन है उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें। बाद दफा ऐसा होता है कि डिसीजन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं, और वो उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से वो डिसीजन फेल हो जाता है। जिसकी वजह से वो बिजनेस फेल हो जाता है। तो बिजनेस का फेल होना, डिसीजन का फेल होना जो है, दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन ये डिसीजन की वजह से फेल नहीं हुआ, बल्कि उस अल्टरनेटिव की वजह से फेल हुआ है। जो कि आपने किया है। जो आपने बंदे रखे हैं, जिनको वो काम दिया है, वो एलिजिबल नहीं थे लोग, वो इनकॉम्पिटेंट लोग थे, जिसकी वजह से वो आपका मसला हल नहीं हुआ। ये देखें जी, इन्होंने ये टोटल स्कोर कैलकुलेट किए हैं। तो भाई ये तो नीचे तुशिबा की तरफ जा रहे हैं, तुशिबा को सेलेक्ट कर रहे हैं, आप तो किसी और का बोल रहे थे। ये सर वो इन्होंने उसके अंदर नहीं सर, वो उसके अलग थी, उसकी मार्किंग अलग थी। अगर आप हम पीछे जाकर काउंट आउट समझ कर रहे गया, थे समझ उस गया, समझ गया। इसकी टेबल की मार्किंग अलग है। उसके वेटेज के मुताबिक इन्होंने की है। जी सर। फिर आप, इन्होंने क्या किया है कि उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि सबसे पहला जो है, ये तो इन्होंने 10 में से नंबर दिए, फिर इसको वे मल्टीप्लाई किया इस इन नंबरों के साथ। जी सर बिल्कुल, इन फैक्टर्स के हिसाब से फिर करें तो उस हिसाब से सर वो टेबल अलग शो कर हाँ, रहा है। इस वेट के साथ फिर इसको मल्टीप्लाई किया,
तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आए जिसमें से जो है सबसे टॉप पर फिर तोशिबा जो है वो सेलेक्ट किया गया है। तो तोशिबा जो है नंबर 1 है और तोशिबा की कंपनी जो है वो उसके मुताबिक जो है वो उसे सेलेक्ट किया गया है। अब जो है जो आपने डिसीजन जो है वो लिया है, जिसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, उस डिसीजन को आपने इवैल्यूएट भी करना है कि अच्छा डिसीजन था, बुरा था, क्या था। तो इवैल्यूएटिंग द डिसीजन इफेक्टिवनेस, तो आपने जो डिसीजन लिया था उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है जी। तो आपने जनाब ये किया कि द साउंडनेस ऑफ द डिसीजन इज जज्ड बाय इट्स आउटकम्स, इसके आउटकम से जो है वो डिसीजन की वैल्यूएशन होती है कि जिस मसले के लिए वो चीजें ले रही थी, क्या मसला हल हो गया। अगर वो मसला हल हो गया तो बहुत इफेक्टिव है, और अगर मसला हल नहीं हुआ तो इफेक्टिव नहीं है। तो ये लेके हाउ इफेक्टिवली वाज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम द चूज अल्टरनेटिव्स। तो जो आपने अल्टरनेट चुना उसमें से उसने उस मसले को कितना इफेक्टिवली सॉल्व किया। तो अगर उसने बहुत इफेक्टिवली सॉल्व किया तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा डिसीजन था, बहुत अच्छा फैसला था। इफ द प्रॉब्लम वाज नॉट सॉल्व, व्हाट वेंट रॉन्ग, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, मसला कहाँ पर है। कहाँ पर मसला आया है कि डिसीजन मेकिंग में मसला है, इम्प्लीमेंटेशन में मसला है, या क्राइटेरिया जो है जो डिफाइन किया उस पे मसला है, या वेटेज पे मसला है, या प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई किया गया उस प्रॉब्लम में ही मसला है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपने, तो ये 8 स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग के। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसी फैसले को कैसे करेंगे, तो आप इन 8 स्टेप्स के जरिए फैसला करेंगे। यानी कौन से 8 स्टेप हैं जी। पहला है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, identify the decision criteria, allocating the weights to the criteria, developing alternatives, analyzing alternatives, selecting an alternatives, then implementation of the alternatives, and finally evaluation of the decision making, जो कि यहाँ पर नीचे मैंने आपको बताया है। Then we move toward the decision in the management functions. मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हमने पढ़े थे, जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है। तो प्लानिंग को आप कैसे जो है उसके ऊपर डिसीजन ले, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग में ये चीज होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये आपने फैसला करना है। व्हाट स्ट्रेटजी विल बेस्ट अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी जो कि उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगी। व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी, ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कौन से होंगे। हाउ डिफिकल्ट शुड इंडिविजुअल गोल्स बी, तो हर एक जो इंडिविजुअल को गोल असाइन किए गए होंगे वो कितना मुश्किल होंगे। इन सवालात के जवाब जो है वो आपके डिसीजन मेकिंग में, जब आप डिसीजन बना रहे हो, कर रहे हो प्लानिंग से रिलेवेंट, तो ये इन सारे सवालात के जवाब मौजूद होने चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजिंग में है, हाउ मैनी एम्प्लॉइज शुड आई हैव रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी। तो अगर आप सीईओ हैं या जो भी हैं, तो कितने लोग होंगे जो कि आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे, और कितने लोग होंगे जो किसी और को रिपोर्ट करेंगे। हाउ मच सेंट्रलाइजेशन शुड बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, कितनी चीजें टॉप से मैनेज होंगी या अथॉरिटी डेलीगेट होगी, नीचे से भी लोग उसे मैनेज कर सकते हैं। हाउ शुड जॉब्स बी डिजाइन्ड, व्हेन शुड द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो जॉब कैसे डिजाइन होगी अगर जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, तो उसके अंदर अब जो है किस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। तो व्हेन शुड बी द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कब दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो करती है। हाउ शुड जॉब्स बी डिजाइन, कैसे होगी जॉब डिजाइन। ये 3-4 चीजें जो है इसके अंदर होंगी। देन वी हैव लीडिंग, हाउ डू आई हैंडल एम्प्लॉइज हु अपीयर टू बी लो इन मोटिवेशन, उनको आप कैसे हैंडल कराएंगे जो कि लो मोटिवेटेड लोग होंगे। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इन गिवन सिचुएशन, इस सिचुएशन में सबसे अच्छा लीडरशिप का स्टाइल कौन सा होता है। बहुत सारे लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप होता है, ट्रांजेक्शन लीडरशिप होता है, एथिकल लीडरशिप होता है, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। हाउ विल अ स्पेसिफिक चेंज इफेक्ट अफेक्ट वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, कौन सा ऐसी चेंज की जाए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टिमुलेट कन्फ्लिक्ट, किस टाइम, कौन सा ऐसा टाइम होगा जिससे कन्फ्लिक्ट को बढ़ाना है, कम करना है, क्या करना है। कंट्रोलिंग, व्हाट एक्टिविटीज
इन दी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी कंट्रोल्ड, कौन कौन सी एक्टिविटी जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है, हाउ शुड दोज एक्टिविटी बी कंट्रोल्ड। अच्छा जी, ये सेशन हमारा खत्म हो रहा है, एक 30-40 सेकंड में आपको दोबारा ज्वाइन करना होगा ताकि हम अटेंडेंस भी लें और इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा दोबारा वापस ज्वाइन करना होगा। What type of management information system should be the organization have? What is, when is performance deviation significant? How should those activities be controlled? तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करना होगा और उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, परफॉर्मेंस को की जो डिविएशन है उसको किस तरह इम्प्रूव किया जाएगा, और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको कौन से टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम होंगे और उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो है इसके अंदर इन इन चीज़ों से रिलेवेंट फैसला होगा, क्योंकि आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के फंक्शंस जो है इसको ज़रूरी था कि आप